प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल लर्न विथ एसएम सर में। आज के वीडियो में बच्चों हम आपको बताने जा रहा हूं आपके ग्रहों संबंधी जो है कि नियम आपको बताऊंगा, जो कैपलर ने तमाम आपका अध्ययन करने के बाद कैपलर ने ग्रहों संबंधी नियम दिया। और ये तीनों नियम जो है कि कैपलर जी ने जो नियम दिया था वो ग्रह संबंधी 3 नियम था बच्चों। तीनों नियम को हम बारी बारी से करके हम आपको तीनों नियम को आपको बताएंगे। उसके साथ ही आपको मैं बता दूं ग्रह क्या होता है, वर्तमान समय में ग्रह कितने होते हैं, ग्रह को मतलब अंतरिक्ष में स्थित होता है तो कौन से आकाशीय पिंड के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तमाम तरह की जो छोटी छोटी बातें हैं और बड़ी बड़ी बातें हैं, सारे बात हम करूंगा एक एक करके, ध्यान से समझिए। पहली बात हम आपको ग्रह बता दूं, ग्रह क्या होता है, वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसे हम ग्रह कहते हैं। तो बच्चों आप जान चुके होंगे ग्रह क्या है, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है आकाशीय पिंड, उसी का ग्रह नाम है बच्चों। उसके बाद आपको पता होगा वर्तमान समय में आपका ग्रह जो है कुल 8 है बच्चों। सबसे सूर्य के निकट वाला जो ग्रह होता है वो आपका बुध है, और सबसे दूर वाला जो ग्रह होता है उसको हम लोग नेपच्यून कहते हैं बच्चों। पहले 9वां ग्रह के रूप में हमारा प्लूटो था, लेकिन वर्तमान समय में हमारा 9 ग्रह में से लास्ट वाला जो प्लूटो ग्रह था उसको निकाल दिया गया है, अर्थात वर्तमान समय में टोटल आपका 8 ग्रह हैं बच्चों। अब अब ग्रह संबंधी जो है कहा जाता है कि आपका वैज्ञानिक जो कैपलर जी थे उन्हें ग्रह संबंधी उन्होंने नियम दिया है, और उन्होंने ग्रह संबंधी तमाम खगोलीय परीक्षण किया। खगोलीय परीक्षण का मतलब क्या होता है, बहुत सारे आकाशीय पिंडों के बारे में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने ग्रह संबंधी जो है कि 3 नियम लेकर आया, और उन्होंने बताया कि तीनों नियम में अलग अलग बातें ग्रह के बारे में रखा है, जो कि आज भी सत्य है। आज भी वो सत्य उनकी बातें हैं जो कैपलर के 3 नियम के रूप में लेकर के आया है बेटा। तो आपको मैं एक एक करके कैपलर के जो नियम है सारे नियम को बताऊंगा भी, लिखूंगा भी। आप ध्यान से शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिए बच्चों। उसके बाद लाइक शेयर कमेंट करना और सब्सक्राइब करना भूलिए मत। इसके साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन या मैं वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए बच्चों। चलिए हम आपको बताते हैं कैपलर के ग्रहों संबंधी नियम, जिसमें बच्चों हम पहला नियम आपको हम बताने जा रहा हूं। पहला नियम को हम 2 नाम से जानते हैं बेटा। इसको हम लोग प्रथम नियम भी कहते हैं, और इसका जो दूसरा नाम है वो है बेटा कक्षाओं का नियम। कक्षाओं का नियम, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं ये आपका डिफाइन कैसे होगा। कैपलर जी ने इस नियम में क्या बताया, कैपलर जी ने इसमें बताया था, बात को मैं आपको बता दूं कि कैपलर जी ने प्रथम नियम में बताया था कि सभी ग्रह जो होते हैं वो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, और बताया था कि सूर्य जो होता है कक्षाओं के एक फोकस पर स्थित होता है बच्चों। तो चलिए हम आपको लिख के बताते हैं कि हमारा प्रथम नियम क्या है। तो यहां पे सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है, और सूर्य कक्षाओं के एक फोकस पर स्थित होता है, एक फोकस पर स्थित होता है, ठीक है बेटा। इसे ग्रहों का प्रथम नियम कहते हैं। इस प्रकार से बच्चों आप देख सकते हैं हमारा कैपलर जी ने जो पहला नियम जो दिया था वो मैं लिख चुका हूं, और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको हम बताने जा रहा हूं
दूसरा जिसको द्वितीय नियम के नाम से जानते हैं बेटा, द्वितीय नियम, या इसको कहा जाता है, दूसरा जो नाम है बहुत ही यूनिक है, जिसको हम लोग कहते हैं क्षेत्रफलीय नियम, क्षेत्रफलीय वेग का नियम कहते हैं बेटा इसको। तो द्वितीय नियम या क्षेत्रफलीय वेग का नियम, ये दोनों केपलर ने ग्रह का दूसरा जो नियम बताया है उसी का नाम है बेटा। अब मैं बता दूं कि वास्तव में द्वितीय नियम है क्या केपलर का। तो आप समझ सकते हैं कि केपलर जी ने दूसरे नियम में बात बताया था और कहा था कि वास्तव में कोई भी ग्रह अगर आपका यह कह लिया जाए कि अगर जैसे कोई भी ग्रह, जैसे हम बात करें, जैसे एक कह लो कि सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली जो रेखा होता है, सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली जो रेखा होता है वो समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल पार करती है, तो इसे हम क्षेत्रफलीय वेग का नियम भी कहते हैं और द्वितीय नियम भी कहते हैं। तो चलो बच्चों, हम आपको बताते हैं कि वास्तव में क्या है। अगर हम फिगर बनाकर बताएं ना दूसरे नियम में, तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे बहुत ही इजी तरीके से बात को समझ सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मेरा सूर्य है, चलो भाई सूर्य बना दिया, और यहाँ पर मान लेते हैं कि डेल्टा टी टाइम में हमारा ग्रह ए से बी पर पहुँच जाता है। ए से कहाँ पहुँच जाता है? बी पर पहुँच जाता है। फिर सूर्य से मिला दीजिए, सूर्य और ग्रह, यहाँ पे मेरा ग्रह है, ये ग्रह ए से बी पर पहुँच रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ऐसे। तो यहाँ पर आप देखोगे, आप सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा जो है डेल्टा टी टाइम में मान लेते हैं कि हमारा बी पर पहुँच जाता है, तो बी से मिला दीजिए ऐसे। तो यहाँ पर कितना एरिया पार करता है, तो आपको तो दिख ही रहा है भाई कि कितना एरिया पार कर रहा है, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें तो मान लो आपका ग्रह जो है सी से मान लो डी पर पहुंच गया, तो यार इसको मिला दो ना, ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली जो रेखा है ना, उससे पता चल जाएगा। जब मिला देंगे ऐसे तो पता चल गया कि भाई यहाँ भी जो एरिया चलता है डेल्टा टी में इतना चलता है, और दोनों एरिया समान होते हैं। अभी हम बात करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि द्वितीय नियम या क्षेत्रफलीय वेग का नियम में केपलर ने बताया था सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली जो रेखा है समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल प्राप्त करती है, यानी ए से बी तक जाने में जितना एरिया पार करती है उतना सी से डी पे आने में भी एरिया उतना ही पार करती है, टाइम भी उतना ही लेता है बच्चों, ठीक है। चलो हम इसको आपको लिखकर बताता हूँ कि वास्तव में ये है क्या। फिगर हम समझते हैं कि आपको मालूम हो गया होगा कि क्या आप केपलर ने किस प्रकार से इसको डिफाइन किया है। चलो हम डिफाइन करते हैं, परिभाषित कर देते हैं इसको। तो इसमें हम बोलेंगे कि सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा मतलब समझ रहे हो ना बेटा, एस यानी सूर्य है और ये ग्रह मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल पार करती है तो उसे ग्रह का पार करती है तो उसे पार करती है अर्थात क्षेत्रफलीय वेग, ध्यान से देखते रहिए बेटा, क्षेत्रफलीय वेग नियत रहता है और इसे ग्रहों का द्वितीय नियम कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा, तो इससे संबंधित जो मैथमेटिकल फार्मूला है क्षेत्रफलीय वेग नियत रहता है, उसके लिए फार्मूला होता है
एरिया ऑफ दिस ए एस बी है, तो इसको हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ए एस बी बट्टे आपका समय अंतराल डेल्टा टी में इतना एरिया चलता है। दूसरा एरिया यहाँ पर अगर करो सी एस डी है, तो इसको हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ सी एस डी, जिसको सी एस डी का क्षेत्रफल के नाम से जानेंगे अपॉन डेल्टा टी। एक फार्मूला हमारा जो है केपलर के ग्रह संबंधी दूसरे नियम में ये मिलता है, और एक दूसरा फार्मूला जो होता है, दूसरा फार्मूला ये हम आर करके मैं बता दूं, दूसरा फार्मूला जो होता है इसके आगे वो होता है बच्चे डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू जे अपॉन 2m होता है। अब आप कहेंगे कि यार इसमें आया हुआ सिंबल क्या बताता है, क्या है, तो ध्यान में रखो हमारा जो जे है वो हमारा ग्रह का कोणीय संवेग है, कोणीय संवेग के नाम से जाना जाता है ग्रह का। m क्या है, तो हम कह सकते हैं कि ये मेरा जो है ग्रह का द्रव्यमान है, ठीक है, ग्रह का द्रव्यमान है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं बेटा कि आपको हमने जो है केपलर के ग्रहों संबंधी दो नियम बता दिया है। अब आपको हम अगला जो बताने वाला हूं ग्रह का तीसरा नियम बताऊंगा बेटा, ठीक है। और मैं आपको आगे जो है तीसरा नियम मैं बताने जा रहा हूं। मैं दो नियम केपलर का जो ग्रहों संबंधी था मैं बता चुका हूं बच्चों, तो आप वीडियो के साथ एकदम कंटिन्यू बने रहिए। ये एनुअल एग्जाम के लिए क्लास 11th में जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। तो भाई ग्रह का केपलर का नियम सभी को जानना चाहिए, क्योंकि अगले कक्षा जब बीएससी करने लगेंगे तो फर्स्ट ईयर में ही केपलर लॉ आपको मिल जाएंगे, तो ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो आपको जानना ही है हर हालत में। नहीं जानने के बाद अगले कक्षाओं में भी प्रॉब्लम आएगा, तो आपका आगे आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए भी प्रॉब्लम है। तो बच्चों हम इसको क्या क्या कौन सा नियम से जानते हैं, केपलर का तृतीय नियम, ठीक है, तृतीय नियम, या इसका सेकेंड नाम क्या है बच्चों, तो ये है, इसको दूसरा नाम है इसका परिक्रमण काल का नियम, ठीक है बेटा, ये हो गया आपका। उसके बाद मैं बता दूं इसमें एक मैथमेटिकल फार्मूला आता है, वो आता है मैं बता दूं टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए पावर 3। इसका मतलब ये होता है किसी भी ग्रह का सूर्य के परितः, किसी भी ग्रह का सूर्य के परितः परिक्रमण काल का वर्ग अर्ध दीर्घांश के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। इसी को अगर हम शब्दों में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे बेटा, लिखेंगे किसी भी ग्रह का सूर्य के परितः परिक्रमण काल का वर्ग अर्ध दीर्घाक्ष के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसे तृतीय नियम, तो इसे ग्रह का या ग्रहों का तृतीय नियम या परिक्रमण काल का नियम कहते हैं, ठीक है। इस तरह से बच्चों हमारा तीसरा नियम भी हो गया। मैं आपको जो मैथमेटिकल इसका जो फार्मूला है यहाँ पे मैं साफ साफ लिख दे रहा हूँ, टी स्क्वायर अनुक्रमानुपाती ए का क्यूब। इस तरह से हमारा केपलर के ग्रह संबंधी तृतीय नियम भी फाइनल हो गया बच्चों। हमने केपलर के ग्रहों संबंधी तीनों नियम आपको बता चुका है, जो कि आपके वार्षिक एग्जाम के लिए या जो भी एग्जाम है क्लास 11th वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अदर क्लास वाले बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। थैंक यू बच्चों।